back. I am Sakshi and I am here with one more video for KVS PGT Biotechnology एग्जाम प्रिपरेशन। इस टाइटल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो कंडक्ट करने वाले हैं। इससे पहले भी मैं अपने चैनल पर पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए एमसीक्यू सीरीज में बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, जिनमें से कुछ वीडियोस में हमने स्पेसिफिक यूनिट्स को टारगेट किया है और कुछ में हमने मिक्स्ड यूनिट्स को टारगेट किया है। आई होप आप लोगों ने वो देखी होंगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होंगी। आज की इस वीडियो में हम 80 क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। ये 80 क्वेश्चंस आपके सिलेबस के सभी यूनिट्स को टारगेट करते हैं। मैंने कोशिश की है कि हर एक यूनिट से, हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस को इसमें ऐड किया जाए, ताकि आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो जाए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठना और हर एक राइट आंसर के लिए आप +1 अपनी नोटबुक पर ऐड करते चलना। नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं है तो -1 करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी। वीडियो के एंड में आप मुझे कमेंट करके बताना कि आउट ऑफ 80 आपका स्कोर कितना रहा। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डीएनए। डीएनए के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है यानी कि फॉल्स है। ए डीएनए इज यूजुअली इन द लेफ्ट हैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर। बी डीएनए इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड स्ट्रक्चर इन विवो। जेड डीएनए इज फाउंड इन प्यूरिन pyrimidine repeat structures. RNA DNA hybrids are in A DNA shape. आरएनए डीएनए हाइब्रिड्स जो हैं वो यूजुअली ए डीएनए शेप्स में ही होते हैं। ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। सी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जेड डीएनए प्यूरिन pyrimidine रिपीट स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में पाया जाता है। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं तो ये भी एकदम करेक्ट है। बी डीएनए सबसे ज्यादा कॉमनली पाया जाने वाला स्ट्रक्चर होता है, सबसे ज्यादा कॉमनली पाया जाने वाली डीएनए की फॉर्म होती है। अगर मैं ए स्टेटमेंट की बात करूं तो ए स्टेटमेंट कहती है कि ए डीएनए जो है वो यूजुअली लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ए डीएनए जो है ये राइट हैंडेड कॉइल्ड होता है। ए स्टेटमेंट के साथ आप जाओगे क्योंकि आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। टीआरएनए बाइंड्स एन अमाइनो एसिड कोवेलेंटली। टीआरएनए जो है ये अमाइनो एसिड्स को कोवेलेंटली बाइंड करता है। टीआरएनए हैज मेनी मॉडिफाइड बेसिस। टीआरएनए में बहुत सारे मॉडिफाइड बेसिस होते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। टीआरएनए में बहुत सारे मॉडिफाइड बेसिस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सीडोयूरिडिन एंड राइबोथायमिडीन। इनका काम होता है टीआरएनए को डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करना। ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है। टीआरएनए जो है ये अमाइनो एसिड्स के साथ में कोवेलेंटली बाइंड करता है। टीआरएनए इज फाउंड इन ओनली यूकैरियोटिक सेल्स। टीआरएनए कैरीज एंटीकोडॉन। तो हाँ, टीआरएनए के पास में एंटीकोडॉन प्रेजेंट होता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर फॉल्स है और इसी के साथ आप लोग जाओगे क्योंकि टीआरएनए जो है वो सिर्फ यूकैरियोट्स में नहीं प्रेजेंट होता। टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए ये तीनों ही प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। Next is, the major event of mitotic prophase includes all of the following except। आपको 4 इवेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इवेंट माइटोसिस के प्रोफेज का पार्ट नहीं होता। तो माइटोसिस जो है ये 2 फेसेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज इंटरफेस एंड सेकंड इज माइटोटिक फेस। इंटरफेस में आ जाते हैं प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस और उसके बाद एम फेस में जाकर साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस हमें देखने को मिलती है। अब आपके ऑप्शंस हैं क्रोमोसोम कॉइलिंग, डीएनए रेप्लिकेशन, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन, न्यूक्लियोलर डिसएग्रीगेशन। तो इंटरफेस के प्रोफेस में क्रोमोसोमल कॉइलिंग देखने को मिलती है। क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है। न्यूक्लियर एनवेलप जो है उसका ब्रेकडाउन होता है ताकि क्रोमोसोम्स जो है वो कॉमन मैट्रिक्स में आ जाएं। न्यूक्लियोलर का डिसएग्रीगेशन होना शुरू हो जाता है और ये जो न्यूक्लियोलर है ये बाद में जब माइटोसिस कंप्लीट होने वाली होती है तब वापस से अपीयर हो जाता है। लेकिन अगर मैं डीएनए रेप्लिकेशन की बात करूं तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये इंटरफेस का पार्ट नहीं है और ये प्रोफेस में भी नहीं आएगा, ये एस फेस का पार्ट होता है। नेक्स्ट इज, सेल साइकिल प्रोग्रेशन फ्रॉम G2 टू M फेज इज मेनली कंट्रोल्ड बाय। सेल साइकिल का प्रोग्रेशन G2 से M फेज में किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो सेल साइकिल जो है ये हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस होता है। सेल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है ड्यूरिंग सेल साइकिल। इनमें आ जाते हैं G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड M फेज।
अब सेल साइकिल का जो प्रोग्रेशन होता है फ्रॉम G1 टू S फेज, S टू G2 फेज, G2 टू M फेज, देन M टू G1 फेज, ये बहुत हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस होता है। जब G1 फेज के सभी इवेंट्स कंप्लीट होते हैं तभी G1 से सेल S फेज में एंटर करेगा। फिर जब S फेज के सभी इवेंट्स कंप्लीट होंगे तभी जो सेल है वो G2 में एंटर करेगा। तो इसी तरीके से हर एक फेज से जो ट्रांजिशन होती है वो बहुत ज्यादा रेगुलेटेड होती है। तो इस चीज को कौन चेक करता है कि जब सेल एक फेज से दूसरे फेज में एंटर कर रहा है तो उसके पिछले फेज के सभी इवेंट्स जो है वो कंप्लीट है। ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज, साइक्लिन्स, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स या फिर साइक्लिक एएमपी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज साइक्लिन्स। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साइक्लिन्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, लाइक साइक्लिन ए, साइक्लिन बी, साइक्लिन डी, साइक्लिन ई, और ये साइक्लिन्स साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस के साथ में मिलकर सेल साइकिल को रेगुलेट करती हैं। नेक्स्ट इज प्रोटो ऑन्कोजीन्स आर। प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं? ऑन्कोजीन्स फाउंड इन ट्रांसफॉर्मिंग रेट्रोवायरसेस, ऐसे ऑन्कोजीन्स जो कि ट्रांसफॉर्मिंग रेट्रोवायरसेस में पाए जाते हैं। ऑन्कोजीन्स जो कि प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। जीन्स एनकोडिंग ऑन्कोजीन रिलेटेड प्रोटीन्स इन एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीन्स जो कि ऑन्कोजीन रिलेटेड प्रोटीन्स को एनकोड किया करते थे किन ऑर्गेनिजम्स में, जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। या फिर सेलुलर जीन्स एनकोडिंग प्रोटीन्स रिलेटेड टू वायरल ऑन्कोजीन्स, या फिर ऐसे सेलुलर जीन्स जो कि वायरल ऑन्कोजीन्स के रिलेटेड प्रोटीन्स को एनकोड करते हैं। सो ऑन्कोजीन्स बेसिकली क्या होते हैं? ऑन्कोजीन्स ऐसे जीन्स होते हैं जिनके पास कैंसर कॉज करने की एबिलिटी होती है। सो जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर आर नोन एज ऑन्कोजीन्स। अब प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं? प्रोटो ऑन्कोजीन्स ऐसे जीन्स होते हैं जो जब तक नॉर्मल रहे तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर इन जीन्स में म्यूटेशन आ जाती है तो ये जीन्स नॉर्मल सेल्स को ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर इन प्रोटो ऑन्कोजीन्स में म्यूटेशन हो जाती है तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या करेंगे? नॉर्मल जो सेल्स होते हैं, जो नॉर्मल बॉडी सेल्स होते हैं, उनको कैंसरस सेल्स में डेवलप कर देते हैं, यानी कि सेल साइकिल के साथ में जाकर इंटरफेयर करते हैं। सो इन सभी ऑप्शंस में आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। यानी आगे बोला है राइबोस 5 फॉस्फेट इज फॉर्म्ड इन पेंटोस फॉस्फेट पाथवे फ्रॉम। राइबोस 5 फॉस्फेट जो है इसका फॉर्मेशन पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में किससे होता है? बाय आइसोमेराइजेशन ऑफ राइबोलोज 5 फॉस्फेट, रिएक्शन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बीच में रिएक्शन की वजह से होता है, तो ऐसी कोई रिएक्शन होती ही नहीं है, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। रिएक्शन ऑफ जाइलुलोज 5 फॉस्फेट एंड इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, इनके बीच में भी कोई रिएक्शन नहीं होती। नन ऑफ द अबव भी नहीं है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। राइबोस 5 फॉस्फेट जो है ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट की आइसोमेरिक फॉर्म है। राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो है ये आइसोमेराइजेशन अंडरगो करता है और राइबोस 5 फॉस्फेट बनाता है। Next is the phenomena of independent assortment refers to। मेंडल ने जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ दिया था या फेनोमेना दिया था, इससे आप लोग क्या समझते हो? एक्सप्रेशन एट द सेम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ऐसे जीन्स जो कि सेम डेवलपमेंटल स्टेज पर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। अनलिंक्ड ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स इन क्रॉसेस रिजल्टिंग फ्रॉम बीइंग लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, यानी कि दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में अगर क्रॉस कर रहे हैं तो इन ऑर्गेनिजम्स के दो जीन्स जो हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है और उनका जो ट्रांसमिशन है वो एक दूसरे के साथ में लिंक्ड नहीं है। एसोसिएशन ऑफ एन आरएनए एंड प्रोटीन इंप्लाइंग रिलेटेड फंक्शन, आरएनए और प्रोटीन के बीच का एसोसिएशन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये तीनों ऑप्शंस आपके इनकरेक्ट हैं। इंडिपेंडेंट लोकेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम ईच अदर इन एन इंटरफेस सेल, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ये यही बोलता है कि किसी एक एलील का जो ट्रांसमिशन है वो दूसरे एलील के इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ व्हेन वन एलील इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर एलील, यानी कि गैमीट्स में जो एलील्स का ट्रांसफर होता है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि दो एलील्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे की ट्रांसमिशन को वो इफेक्ट नहीं करते। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट एसोसिएटेड विद डीएनए पॉलीमरेज 1। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि डीएनए पॉलीमरेज 1 के साथ में एसोसिएटेड नहीं है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जो कि निक ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। ये ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड्स को रिप्लेस करने में हेल्प करता है।
देन 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो कि प्रूफ रीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी है ये प्राइमर रिमूवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन ये डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास में नहीं होती। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर आगे है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी जो कि पॉलीमराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आप सी ऑप्शन के साथ जाओगे। आगे बोला है हाईली रेपिटेटिव सीक्वेंसेस आर लोकेटेड इन यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स एट और नियर। क्रोमोसोम्स के ऊपर हाईली रेपिटेटिव सीक्वेंसेस जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? सेंट्रोमेरिक रीजन में, यूक्रोमैटिन रीजन में, बोथ यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन रीजन में, या फिर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन में। सो हाईली रेपिटेटिव सीक्वेंसेस जो है ये एक तो टीलोमर्स पे पाए जाते हैं और उसके अलावा ये सेंट्रोमेरिक रीजन पर आप बोल सकते हो कि पाए जाते हैं। सेंट्रोमेरिक रीजन पर क्या होता है, हाईली रेपिटेटिव सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, और ये जो हाईली रेपिटेटिव सीक्वेंसेस होती हैं ये ऐसे प्रोटीन्स की ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ऐसे प्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो कि सेल साइकिल के दौरान जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उनकी बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल साइकिल के टाइम पर स्पिंडल से अराइज होते हैं वो इन प्रोटीन्स के साथ में आकर अपने आप को अटैच करते हैं जो कि सेंट्रोमेरिक रीजन पर सिंथेसाइज होती हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर बोला है अल्टरनेट स्प्लाइसिंग मीन्स। अल्टरनेट स्प्लाइसिंग का क्या मतलब होता है? द सेम जीन कैन कोड फॉर सेवरल डिफरेंट प्रोटीन्स। एक ही जीन जो कि अलग अलग प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर सकता है। सेवरल डिफरेंट जीन्स कैन कोड फॉर सेम जीन। अलग अलग जीन्स जो है वो सेम ही प्रोटीन के लिए सिंथेसाइज कर सकते हैं। जीन एक्सप्रेशन कैन बी रेगुलेटेड एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर हम जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। पीसेज ऑफ डीएनए कैन मूव अराउंड विद इन द जीनोम। डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स जो है वो जीनोम में कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन आपके इनकरेक्ट हैं। आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, दैट इज सेम जीन कैन कोड फॉर सेवरल डिफरेंट प्रोटीन्स। अब ये कैसे होता है, एक जीन जो है वो अलग अलग प्रोटीन्स के लिए कैसे कोड करेगा? अल्टरनेट स्प्लाइसिंग में क्या किया जाता है, जो नॉन कोडिंग रीजन होता है यानी कि जो इंट्रॉन्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, और उनको रिमूव करके ये जो एक्सॉन्स हैं इनको आपस में ज्वाइन कर दिया जाता है। अब ये बन गया एक सिंगल जीन, और ये जीन जो है ये अलग अलग प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करेगा। यानी कि ये वाला जो एक्सॉन था ये एक प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है, ये वाला दूसरे प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है, ये वाला तीसरे प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है। तो ये फेनोमेना यहाँ पर होता है, और ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन? कौन सा इवेंट जो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में नहीं आता? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन क्या होता है, जो एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट हमारे पास बनता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस आती हैं। ये मान लो आ गया हमारा डीएनए फ्रैगमेंट। अब इस डीएनए फ्रैगमेंट की ट्रांसक्रिप्शन होती है तो हमें मिलता है हमारा एमआरएनए, यानी कि मैसेंजर आरएनए, जो कि आगे जाकर प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करता है। अब जो एमआरएनए सिंथेसाइज होता है वो बेसिकली प्री एमआरएनए होता है, या फिर हम कह सकते हैं नाइव एमआरएनए होता है जो न्यू न्यू अभी अभी सिंथेसाइज हुआ है। इस प्री एमआरएनए में क्या होता है, कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं जो इसे एक फंक्शनल एमआरएनए में कन्वर्ट करती हैं। अब इन मॉडिफिकेशंस में क्या क्या आता है? स्प्लाइसिंग, 5 प्राइम कैपिंग, 3 प्राइम एडिनाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन। तो इनमें से ये तीनों ऑप्शंस आपके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का पार्ट होते हैं, लेकिन ग्लाइकोसाइलेशन जो है वो नहीं है। तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वही आपसे पूछी है, तो आप डी ऑप्शन के साथ जाओगे। आगे बोला है बैक्टीरिया यूटिलाइज ग्लूकोज फर्स्ट इवन इफ अदर शुगर्स आर प्रेजेंट। तो बैक्टीरिया क्या करता है, अगर बाकी की शुगर्स भी प्रेजेंट है, लाइक गलेक्टोज प्रेजेंट है, फ्रक्टोज, सुक्रोज, डिफरेंट शुगर्स प्रेजेंट है, तो उस केस में भी वो ग्लूकोज को ही पहले कंज्यूम करने की कोशिश करता है। यानी कि मिक्सचर ऑफ शुगर्स अगर प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया क्या करेगा, उसमें से सिर्फ ग्लूकोज को ही यूटिलाइज करेगा। आपसे पूछा है कि इसके पीछे कौन सा मैकेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है? ओपेरॉन रिप्रेशन, इंजाइम रिप्रेशन, कैटाबोलाइट रिप्रेशन, या फिर ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर सी ऑप्शन, दैट इज कैटाबोलाइट रिप्रेशन। कैटाबोलाइट रिप्रेशन में क्या होता है, अगर बैक्टीरिया के इन्वायरमेंट में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ये ग्लूकोज क्या करेगा, ये बैक्टीरिया में एक इनहिबिटरी मैकेनिज्म को इंड्यूस करेगा। इस इनहिबिटरी मैकेनिज्म में क्या क्या होता है, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये उन सभी जीन्स को सुप्रेस कर देता है जो कि सेकेंडरी कार्बन सोर्स की यूटिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। यानी कि जो जीन्स ग्लूकोज के अलावा बाकी की शुगर्स को यूटिलाइज करने में हेल्प करते हैं, ग्लूकोज जाकर उन सभी जीन्स को इनहिबिट कर देता है।
इसे हम कहते हैं कैटाबोलाइट रिप्रेशन। फिर बोला है फुल एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन रिक्वायर्स। लैक ओपेरॉन की फुल एक्सप्रेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? लैक्टोज एंड साइक्लिक एएमपी, एलोलैक्टोज एंड साइक्लिक एएमपी, लैक्टोज या फिर एलोलैक्टोज। तो लैक ओपेरॉन ऐसा मैकेनिज्म होता है जो कि बैक्टीरियाज में ग्लूकोज के एब्सेंस में देखा जाता है। यानी कि जब बैक्टीरियाज जो है वो ग्लूकोज के बजाय लैक्टोज के ऊपर फीड करते हैं, तब एक मैकेनिज्म ऑपरेट होता है जिसे हम कहते हैं लैक ओपेरॉन या फिर लैक्टोज ओपेरॉन। तो लैक ओपेरॉन जो है इसकी फुल एक्सप्रेशन के लिए हमें एलोलैक्टोज रिक्वायर्ड होता है, तो आप डी ऑप्शन के साथ में जाओगे। आगे बोला है शाइन डेल्गारो सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए इज हेल्पफुल इन। ये कुछ एमआरएनए के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में आप देखोगे शाइन डेल्गारो सीक्वेंस और कोजैक सीक्वेंस, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अभी समझ लो। शाइन डेल्गारो सीक्वेंस जो कि एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है, ये किसके लिए, किस में हेल्प करता है? रिकॉग्निशन ऑफ 50s राइबोसोमल सबयूनिट, रिकॉग्निशन ऑफ 60x राइबोसोमल सबयूनिट, रिकॉग्निशन ऑफ 5s आरआरएनए या फिर रिकॉग्निशन ऑफ 30s राइबोसोमल सबयूनिट। पहले समझते हैं कि शाइन डेल्गारो सीक्वेंस क्या होता है। तो शाइन डेल्गारो सीक्वेंस जो है ये बैक्टीरियल एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियल एमआरएनए में इसकी साइट क्या होती है? मान लेते हैं कि ये हमारा स्टार्ट कोडॉन है AUG, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इनिशिएशन स्टार्ट साइट है। इससे 8 बेस पेयर अपस्ट्रीम यानी कि ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड पर 8 बेस पेयर अपस्ट्रीम में एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं शाइन डेल्गारो सीक्वेंस। अब इस शाइन डेल्गारो सीक्वेंस का काम क्या होता है? ये राइबोसोमल रिक्रूटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि ये एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम को रिक्रूट करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये राइबोसोम को स्टार्ट कोडॉन के साथ में असेंबल करने में, स्टार्ट कोडॉन के साथ में अलाइन करने में हेल्प करता है, ताकि प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो इनिशिएट हो सके। और ये किसको रिकॉग्नाइज करता है? ये 30s राइबोसोमल सबयूनिट को रिकॉग्नाइज करता है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इसके अलावा शाइन डेल्गारो सीक्वेंस को शाइन डेल्गारो सीक्वेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। उनका नाम था जॉन शाइन एंड लिन डेल्गार्नो। आगे बोला है कोजक इज एसोसिएटेड विथ। तो शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंस के बाद हम बात करेंगे कोजक सीक्वेंस की। शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंस जो है वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट था। कोजक सीक्वेंस जो है ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। इसकी डिस्कवरी की थी मैरी लिन कोजक ने, और काम इसका सेम होता है, ट्रांसलेशन को फैसिलिटेट करवाना, यानी कि राइबोसोम को ट्रांसलेशन स्टार्ट साइट के साथ में एसोसिएट करवाना, अलाइन करवाना इसका काम होता है। सो हम कह सकते हैं कि शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंस और कोजक सीक्वेंस दोनों ही ट्रांसलेशन से एसोसिएटेड होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंस प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, और कोजक सीक्वेंस यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। तो कोजक सीक्वेंस किससे एसोसिएटेड होता है? ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रिपेयर, ट्रांसलेशन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। कोई मुझे कह रहा था कि सेल सिग्नलिंग के क्वेश्चंस करवाओ, तो अब यहाँ पर आपको बहुत सारे सेल सिग्नलिंग के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। R7 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स रिसेप्टर। तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो है ये 7 टाइम्स नहीं, एक ही बार मेम्ब्रेन को स्पैन करता है। आर इंटेग्रल मेम्ब्रेन एंजाइम, ये करेक्ट है। इंटेग्रल मेम्ब्रेन एंजाइम्स ये होते हैं एक्टिवेट देयर टारगेट्स वाया जी प्रोटीन कैस्केड। जी प्रोटीन कैस्केड के द्वारा ये अपने टारगेट्स को एक्टिवेट करते हैं, ये भी इनकरेक्ट है। आर ऑफन एक्टिवेटेड बाय लाइगेंड इंड्यूस्ड डाइमराइजेशन। तो ये एकदम करेक्ट है, लाइगेंड इंड्यूस्ड डाइमराइजेशन से ये एक्टिवेट होते हैं। मान लो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, तो जब इनके ऊपर लाइगेंड आकर बाइंड करता है तो इनके बीच में डाइमराइजेशन होती है, जिसकी वजह से एक सिग्नलिंग कैस्केड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज Q एंड S। फिर बोला है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के रिलेटेड आपको स्टेटमेंट्स दिए, आपको बतानी है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं या फिर न्यूक्लियस के अंदर भी ये हो सकते हैं। पर्टिकुलरली ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम सेल सरफेस रिसेप्टर्स भी बोल सकते हैं। सो
स्टेटमेंट्स क्या हैं? यूजुअली बाइंड हाइड्रोफोबिक लाइगेंड्स, ये हाइड्रोफोबिक लाइगेंड्स के साथ में बाइंड करते हैं। तो हाइड्रोफोबिक लाइगेंड्स क्या करते हैं? इनके साथ में एक कैरियर मॉलिक्यूल अटैच होता है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है। ये कैरियर मॉलिक्यूल इनको सेल मेम्ब्रेन के पास में लेकर आता है और ये आयन चैनल्स के थ्रू सेल मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर को क्रॉस करते हैं और सेल के अंदर आ जाते हैं। सेल के अंदर आ जाने के बाद में ये अपने लाइगेंड के साथ में बाइंड करते हैं। मे बी लोकेटेड ईदर इन द साइटोसोल और न्यूक्लियस इन अनबाउंड स्टेट, बिल्कुल करेक्ट है। इनके जो लाइगेंड्स होते हैं वो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने बताया ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आते हैं। साइटोसोल में इनका जो रिसेप्टर होता है वो प्रेजेंट होता है और उस रिसेप्टर के साथ में ये बाउंड हो जाते हैं। और न्यूक्लियस इन अनबाउंड स्टेट, तो इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो अनबाउंड स्टेट में न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे ही ये लाइगेंड आता है और इनके साथ में बाइंड करता है तो ये रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्स जो है न्यूक्लियस से बाहर चला जाता है, जो भी इसका टारगेट होता है उसके पास में। व्हेन बाउंड टू लाइगेंड रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, और जब ये रिसेप्टर्स लाइगेंड के साथ में बाइंड होते हैं तो ये जीन ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं। ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आप डी ऑप्शन के साथ जाओगे, दैट इज ऑल आर करेक्ट। आगे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमनली ऑब्जर्व्ड कॉन्सिक्वेंस ऑफ बाइंडिंग अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल टू इट्स सेल सरफेस रिसेप्टर। जब कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ में बाइंड करता है, ये आ गई आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आ गया आपका सेल सरफेस रिसेप्टर जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। जब कोई लाइगेंड आकर इसके साथ में बाइंड करता है तो इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो देखने को नहीं मिलता? रिसेप्टर डाइमराइजेशन। सो रिसेप्टर डाइमराइजेशन देखने को मिलती है। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के केस में हमने देखा था कि जब लाइगेंड्स बाइंड करते हैं रिसेप्टर्स डाइमराइज करते हैं, जिसकी वजह से एक सिग्नलिंग कैस्केड जो है वो सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट में चलता है। रिसेप्टर फॉस्फोराइलेशन, ये भी करेक्ट है। रिसेप्टर्स की फॉस्फोराइलेशन भी होती है, जैसे यहाँ पर लाइगेंड बाइंड करता है तो जो इंट्रासेलुलर डोमेन होता है वहां पर फॉस्फोराइलेशन जो है वो भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से सिग्नलिंग कैस्केड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी करेक्ट है। कन्फर्मेशनल चेंजेस इन द रिसेप्टर, ये भी करेक्ट है। रिसेप्टर की जो इंट्रासेलुलर डोमेन होता है उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। ये चेंजेस भी इंटरनल सिग्नलिंग कैस्केड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर है डी इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ रिसेप्टर, यानी कि और रिसेप्टर्स जो है उनका सिंथेसिस होता है, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन के साथ आप लोग जाओगे। फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसिक्वेंस ऑफ इंक्रीज्ड सेलुलर लेवल ऑफ साइक्लिक एएमपी। जब साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन सेल के अंदर इंक्रीज होने लगता है तो इनमें से क्या है जो नहीं देखने को मिलता? एक्टिवेशन ऑफ काइनेज कैस्केड, काइनेज प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू हो जाती है, काइनेज कैस्केड देखने को मिलता है, बिल्कुल देखने को मिलता है। साइक्लिक एएमपी जो है ये एसोसिएटेड है काइनेज कैस्केड के साथ में होता है। एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसड्यूसिंग जी प्रोटीन, जी प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो जी प्रोटीन जो है इसका एक्टिवेशन साइक्लिक एएमपी की वजह से नहीं होगा। हाँ, जी प्रोटीन की वजह से साइक्लिक एएमपी का एक्टिवेशन हो सकता है, तो बी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। इंक्रीज्ड फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ये भी हो सकता है। डिसोसिएशन ऑफ द साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज टेट्रामर, तो ये भी देखने को मिल सकता है। सो आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है तो आप बी ऑप्शन के साथ में जाओगे। फिर बोला है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, ये क्वेश्चन शायद हमने अभी भी किया है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, इसका आप मेरी तरफ से +1 एज अ गिफ्ट ऐड कर लो, ठीक है। आगे बोला है ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन आर स्टेरॉइड हार्मोन्स। ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दोनों स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। आर मोस्ट लाइकली टू बाइंड टू, स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं यानी कि लिपिड हार्मोन्स हैं। तो ये किसके साथ में बाइंड करेंगे? मेम्ब्रेन आयन चैनल के साथ बाइंड करेंगे, इंजाइम लिंक्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे, जी प्रोटीन लिंक्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे, या फिर साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे। तो आप डी ऑप्शन के साथ जाओगे। जितने भी लिपिड हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, वो सभी के सभी साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स के साथ में बाइंड करते हैं। फिर बोला है ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर इजियर टू ग्रो देन ट्रांसजेनिक एनिमल्स बिकॉज। ट्रांसजेनिक प्लांट्स को ग्रो करना इजी होता है एज कंपेयर टू ट्रांसजेनिक एनिमल्स, क्योंकि plants can more easily be grown from a single cultured cell into which foreign DNA has been introduced. तो प्लांट सेल्स जो हैं इनको हम कल्चर्ड सेल से इजीली ग्रो कर सकते हैं। कौन से कल्चर्ड सेल्स? ऐसे कल्चर्ड सेल्स जिनके बीच में हमने फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस किया है। मान लेते हैं ये हमारा प्लांट सेल है, इसके बीच में हमने फॉरेन डीएनए जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया। हमारा जो डिजायरेबल ट्रेट है उसके लिए हमने डिजायरेबल डीएनए इसके बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया और इसको अब हम कल्चर करेंगे, यानी कि लैब में ग्रो करेंगे। तो आपको बोला है कि जो प्लांट
सेल्स होते हैं वो इस तरीके से इजीली ग्रो किए जा सकते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल सेल्स। फिर बोला है प्लांट डीएनए इज इजियर टू क्लोन, प्लांट्स का जो डीएनए होता है वो इजीली क्लोन किया जा सकता है। प्लांट सेल्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, प्लांट सेल्स को हम इजीली बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ट्रांसफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि प्लांट सेल्स में हम इजीली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस तो बोथ एनिमल और प्लांट्स के लिए एक जैसे हैं, यानी कि अगर हमें प्लांट डीएनए को क्लोन करना है उतना ही डिफिकल्ट होगा जितना एनिमल डीएनए को क्लोन करना होगा। डीएनए पासेस मोर रैपिडली थ्रू द प्लांट सेल वॉल, डीएनए जो है वो प्लांट सेल वॉल को इजीली क्रॉस कर देता है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल मेम्ब्रेन। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। जो प्लांट सेल्स होते हैं उनको हम इजीली ग्रो कर सकते हैं फ्रॉम अ सिंगल कल्चर्ड सेल्स। फिर बोला है कि टी डीएनए क्या होता है। डीएनए ऑफ प्लाज्मिड ओरिजिन विच इज ट्रांसफर्ड टू द एग्रोबैक्टीरियम क्रोमोसोम, ऐसा डीएनए जो प्लाज्मिड से ओरिजिनेट हुआ है और उसे ट्रांसफर किया गया है एग्रोबैक्टीरियम के क्रोमोसोम के अंदर। डीएनए फ्रॉम द क्रोमोसोम ऑफ एग्रोबैक्टीरियम स्पीसीज विच इज ट्रांसफर टू द प्लांट जीनोम, एग्रोबैक्टीरियम के क्रोमोसोम से लिया हुआ डीएनए जिसे हमने फिर ट्रांसफर कर दिया प्लांट के जीनोम में। डीएनए ऑफ प्लाज्मिड ओरिजिन, प्लाज्मिड से लिया गया डीएनए विच इज ट्रांसफर टू द प्लांट जीनोम, जिसे हमने प्लांट जीनोम में ट्रांसफर कर दिया। या फिर टेलोमेरिक डीएनए ऑफ लीनियर क्रोमोसोम, लीनियर क्रोमोसोम का जो टेलोमेरिक डीएनए होता है, यानी कि टेलोमियर पे जो डीएनए प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। डीएनए जो कि प्लाज्मिड से लिया गया है और उसे हमने ट्रांसफर कर दिया प्लांट जीनोम में, तो उस डीएनए को हम कहते हैं टी डीएनए। फिर है द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफेक्शन एंड ट्रांसडक्शन इज, ट्रांसफेक्शन और ट्रांसडक्शन में क्या फर्क होता है। इन ट्रांसफेक्शन द ट्रांस जीन इज इंसर्टेड इन द प्लाज्मिड, ट्रांसफेक्शन में हमने जीन को प्लाज्मिड में इंसर्ट किया है, लेकिन ट्रांसडक्शन में क्या होता है, ट्रांस जीन इज इंसर्टेड इन वायरल जीनोम, ट्रांसडक्शन में हमने जीन को वायरल जीनोम में यानी कि वायरस के जीनोम में इंसर्ट किया। तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं होता ट्रांसफेक्शन में। फिर है देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो डिफरेंस तो होता है, अलग अलग टर्म्स हैं दोनों। टर्म ट्रांसफेक्शन इज यूज्ड फॉर डीएनए ट्रांसफर इन केस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के केस में जब हम डीएनए ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम ट्रांसफेक्शन बोलते हैं, और एनिमल्स के केस में उसको हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं। कुछ भी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। सो बी ऑप्शन पढ़ते हैं एक बार। ट्रांसफेक्शन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ नेकेड डीएनए इनटू द सेल, ट्रांसफेक्शन में हम नेकेड डीएनए को सेल में ट्रांसफर करते हैं, और ट्रांसडक्शन में हम पहले डीएनए को किसी वायरस पार्टिकल के अंदर पैक करते हैं और फिर उसको, यानी कि वायरस पार्टिकल को हम इन्फेक्ट करने के लिए यूज करते हैं किसी भी सेल को। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। फिर है व्हेन प्रेजेंट इन टिश्यू कल्चर मीडियम जिबरलिन, टिश्यू कल्चर मीडियम में, अब ये प्लांट टिश्यू कल्चर के क्वेश्चंस हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर में जब हम मीडियम में जिबरलिन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। हेल्प्स टू ब्रेक डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड्स एंड बल्ब्स, जिबरलिन जो है ये डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में हेल्प करता है बर्ड्स में और बल्ब्स में। प्रोमोट्स डॉर्मेंसी इन बर्ड्स एंड बल्ब्स, ये डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। इज रिगार्डेड एज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। या फिर प्रिवेंट्स नॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ ऑक्सिन मॉलिक्यूल, ये ऑक्सिन मॉलिक्यूल की रिकॉग्निशन को रोक देता है। तो यहाँ पर मैं बात करूंगी दो प्लांट हार्मोन्स के बारे में। एक है जिबरलिन या फिर जिसको हम जिबरलिक एसिड बोलते हैं, दूसरा है एब्सिसिक एसिड जिसको हम एबीएबी से भी डिनोट करते हैं। अब ये दोनों जो हार्मोन्स है ना, ये होते हैं एक दूसरे के एंटागोनिस्ट, यानी कि एक दूसरे का उल्टा काम करते हैं। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। अब सुनने में लगता है कि कितना गंदा काम करता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये डॉर्मेंसी को क्यों प्रमोट करता है, क्योंकि जब सीड के आगे पीछे का इन्वायरमेंट अनफेवरेबल है, जब सीड के आगे पीछे इनफ मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है, इनफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है, तो सीड ग्रो करके क्या करेगा। अगर सीड में से रेडिकल प्रिम्यूल निकल भी जाएंगे, जब फेवरेबल कंडीशंस ही नहीं है, तो क्या वो प्लांट सर्वाइव करेगा, नहीं करेगा ना। तो इसलिए एब्सिसिक एसिड बहुत अच्छा काम करता है, ये सीड को डॉर्मेंट स्टेट में मेंटेन करने में हेल्प करता है, ताकि सीड जो है वो तभी जर्मिनेट करे जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। तो ये गंदा नहीं है, ये बहुत अच्छा काम करता है। और जिबरलिक एसिड तो है ही अच्छा। जिबरलिक एसिड क्या करता है, ये डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में हेल्प करता है। डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाएगी तो रेडिकल प्रिम्यूल निकल जाएंगे और रूट शूट का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि हेल्प्स टू ब्रेक डॉर्मेंसी ऑफ बड्स एंड बल्ब्स। अच्छा, हमने सीड की बात कर ली, लेकिन ये बड्स और बल्ब्स में भी सेम ही काम करता है। सब जगह जिबरलिक एसिड का सेम काम है, डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, और सब जगह एब्सिसिक एसिड का सेम काम है, डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। आगे बोला है इन अ कैलस कल्चर, कैलस कल्चर में क्या होता है। कैलस क्या होता है, कैलस होता है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल।
यानी कि ऐसे सेल्स जिन्होंने अभी अपना फंक्शन गेन नहीं किया, ये ऐसे सेल्स हैं जिनको कुछ पता नहीं है कि उन्होंने आगे चल के क्या बनाना है, ठीक है? छोटे बच्चे हैं। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? सेल्स जो है वो अपना फंक्शन गेन कर लेते हैं। जैसे कि कुछ सेल्स हैं उनको पता चल गया कि उन्होंने शूट बनानी है, वो शूट बनाना शुरू हो जाते हैं। कुछ सेल्स को पता चल गया उन्होंने रूट बनानी है, वो रूट बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। लेकिन कैलस में क्या होता है? कैलस में सिर्फ मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है और इन सेल्स को कुछ पता नहीं है कि इनको क्या बनाना है, ठीक है? तो ऐसे मस्त सेल्स को हम कहते हैं कैलस। अब आपको बोले कि कैलस कल्चर में क्या होता है? इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन इंड्यूसेस शूट फॉर्मेशन। अगर हम साइटोकाइनिन की कंसेंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो शूट का फॉर्मेशन होगा। एंड इंक्रीज इन लेवल ऑफ ऑक्सिन इंड्यूसेस रूट फॉर्मेशन। और अगर हम ऑक्सिन की कंसेंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो रूट का फॉर्मेशन होगा। ठीक ही लग रही है बात? देखते हैं। फिर लिखा है ऑपोजिट ऑफ ए। एक्चुअली आपको पेपर में ऐसे ऑपोजिट ऑफ ए देखने को नहीं मिलता है, वहां पर पूरी स्टेटमेंट लिखी होती है। लेकिन मैं रात को क्वेश्चंस टाइप कर रही थी और मैं बहुत थक गई थी और मुझे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस टाइप करने थे, तो मैंने शॉर्टकट में ऐसे ऑपोजिट ऑफ ए लिख दिया। तो यहाँ पर बोला है कि अगर हम साइटोकाइनिन की कंसेंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो रूट का फॉर्मेशन होगा, और अगर हम ऑक्सिन की कंसेंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो शूट का फॉर्मेशन होगा। देखते हैं क्या होता है। ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन आर नॉट रिक्वायर्ड। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन कैलस कल्चर में चाहिए ही नहीं होते हैं, तो ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट ही गलत है। ओनली ऑक्सिन इज रिक्वायर्ड फॉर रूट एंड शूट फॉर्मेशन। रूट और शूट दोनों की फॉर्मेशन के लिए सिर्फ ऑक्सिन अकेला ही काफी, और किसी की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो इन दोनों में से आपकी ए स्टेटमेंट करेक्ट होती है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखनी है। जब भी कैलस कल्चर में हम साइटोकाइनिन की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो साइटोकाइनिन जो है वो शूट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जब भी ऑक्सिन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो रूट फॉर्मेशन होती है। इसमें से आप सी एस दोनों सेम सेम साउंड करते हैं, तो इसको आप याद रख लो। साइटोकाइनिन बढ़ेगा तो शूट का फॉर्मेशन होगा, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएगा। आगे बोला है व्हाई द जीन इनएक्टिवेशन इज अ यूजफुल टेक्निक टू डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ अ जीन। जीन इनएक्टिवेशन जो है ये बहुत यूजफुल टेक्निक होती है किसी भी जीन के फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए। ऐसा क्यों होता है? अब आपके ऑप्शंस हैं। जीन इनएक्टिवेशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। जीन इनएक्टिवेशन जो है ये जीन एक्सप्रेशन के बारे में हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। स्टेटमेंट ये ठीक लग रही है। जीन इनएक्टिवेशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सेलुलर लोकेशन ऑफ अ जीन प्रोडक्ट। जीन का जो प्रोडक्ट है यानी कि उस जीन से सिंथेसाइज होने वाले प्रोटीन्स का जो सेल के अंदर लोकेशन है वो हमें पता चलता है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू आइडेंटिफाई फिनोटिपिक चेंजेस एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ द फंक्शन ऑफ जीन। ये हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि अगर वो पर्टिकुलर जीन नॉन फंक्शनल हो जाता है, अगर उस पर्टिकुलर जीन के फंक्शन को हम इनएक्टिवेट कर देते हैं तो हमें क्या फिनोटिपिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। फिनोटिपिक चेंजेस यानी कि विजिबल चेंजेस जो हमें किसी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगे। कोई डिजीज हो जाएगी या फिर कोई फंक्शन जो है वो इनहिबिट हो जाएगा, तो किसी जीन की इनएक्टिवेशन से क्या फिनोटिपिक चेंजेस देखने को मिलते हैं ये हमें पता चलता है। ये स्टेटमेंट भी ठीक लग रही है। फिर है जीन इनएक्टिवेशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द जीन प्रोडक्ट। तो प्रोटीन का क्या स्ट्रक्चर होगा? जीन प्रोडक्ट तो प्रोटीन हुआ ना, तो उस प्रोटीन का क्या स्ट्रक्चर होगा जो इस जीन से सिंथेसाइज होता है, इसका इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। तो डी ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है। अगर मैं ए और सी ऑप्शन को आपस में कंपेयर करूं तो सी ऑप्शन जो है वो ज्यादा फुलफिलिंग है, क्योंकि ये ज्यादा एक्सप्लेनेटरी है, पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। जीन इनएक्टिवेशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सप्रेशन ऑफ जीन। अब जीन का जो एक्सप्रेशन है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? क्योंकि जब हमने उसको इनएक्टिवेट कर दिया तो जीन तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है ना, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा और आप सी ऑप्शन के साथ में जाओगे। फिर है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैक एंड बैक। पीएससी और बीएससी में क्या फर्क होता है? तो पैक की अगर मैं बात करूं, पैक होता है पीआई डिराइव्ड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। यैक होता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। यैक जो है ये ईस्ट में क्लोनिंग के लिए यूज किया जाता है, बैक बैक्टीरिया में क्लोनिंग के लिए यूज किया जाता है, और पीआई डिराइव्ड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है ये ई कोलाई के अंदर क्लोनिंग के लिए यूज किया जाता है। आपसे पैक और बैक में डिफरेंस पूछा है। पैक जो है ये प्लाज्मिड बेस्ड फैक्टर है, और दूसरा ईस्ट क्रोमोसोम से बैक डिराइव नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वन इज डिराइव फ्रॉम बैक्टीरियोफाज P1, एक को हमने
P1 बैक्टीरियोफाज से डिराइव किया और दूसरे को हमने B1 बैक्टीरियोफाज से डिराइव किया, ये भी गलत ऑप्शन है। वन इज डिराइव फ्रॉम इकोलाई, एक को हमने इकोलाई एफ प्लाज्मिड से डिराइव किया है, बिल्कुल सही बात है, और दूसरे को हमने बैक्टीरियोफाज P1 से डिराइव किया है। तो बैक जो है उसे हमने बैक्टीरियोफाज P1 से डिराइव किया है और पैक को हमने इकोलाई के एफ प्लाज्मिड से डिराइव किया है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इज प्लाज्मिड वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग। प्लाज्मिड वेक्टर्स जिनको क्लोनिंग के लिए यूज किया जाता है उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना कौन सी करेक्ट है। कैन अकोमोडेट लार्जर इंसर्ट्स देन फाज वेक्टर्स। प्लाज्मिड वेक्टर्स जो है ये फाज वेक्टर से ज्यादा लंबे डीएनए स्ट्रेचेस को इंसर्ट कर सकता है। फिर बोला है ग्रो विद इन बैक्टीरियाज एंड आर प्रेजेंट ऑन बैक्टीरियल कॉलोनीज इन अगार प्लेट। प्लाज्मिड वेक्टर्स जो है ये बैक्टीरियाज के अंदर ग्रो करते हैं और अगार प्लेट पे जो बैक्टीरियल कॉलोनीज होती हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। कैन एकोमोडेट इंसर्ट्स ओवर 100 केबी। 100 केबी से भी बड़े इंसर्ट्स को ये एकोमोडेट कर सकते हैं। इंक्लूड सेंट्रोमियर टू अलाउ प्रोपगेशन ऑफ ईस्ट। तो ये भी गलत ऑप्शन है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये बैक्टीरियाज के अंदर ग्रो करते हैं और अगार प्लेट के ऊपर जो कॉलोनीज प्रेजेंट होती हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। आगे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज नॉट यूज्ड फॉर जीन थेरेपी। इनमें से कौन से वेक्टर्स को हम जीन थेरेपी के लिए यूज नहीं करते हैं। रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस, एडिनो एसोसिएटेड वायरस या फिर पोलीमा वायरस। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। पोलीमा वायरसेस को हम लोग जीन थेरेपी के लिए यूज नहीं करते। आगे है केल्विन साइकिल इज। केल्विन साइकिल जो है ये रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन है, ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन है, रिडक्शन है या फिर ऑक्सीडेशन है। तो केल्विन साइकिल में क्या होता है, पहला फेज होता है कार्बोक्सिलेशन का। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर यानी कि राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एकोमोडेट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन होता है इनटू राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, इसलिए हम इसे कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, रिडक्शन होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है इसका रिडक्शन होता है इनटू 3-फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड में। फिर थर्ड फेज में क्या होता है, रीजेनरेशन होता है, यानी कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, इसका रीजेनरेशन होता है ताकि सेकेंड साइकिल कंटिन्यू हो सके। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन। आगे है द प्रोसेस यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करने में कौन सा प्रोसेस लगता है। तो पायरुवेट कहाँ से आया, ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस होता है यहाँ से हमें मिलता है पायरुवेट। अब ये जो पायरुवेट है इसको एंटर करना होता है इनटू क्रेब्स साइकिल, लेकिन पायरुवेट जो है ये केल्विन साइकिल में डायरेक्ट नहीं जाता। पायरुवेट जो है इसको कन्वर्ट करवाया जाता है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए में। पायरुवेट जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड है और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये 2 कार्बन कंपाउंड है। एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर एंटर करता है इनटू केल्विन साइकिल। आपसे पूछा है कि पायरुवेट का जो कन्वर्जन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में वो क्या है, ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रेशन है, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन है, फॉस्फोराइलेशन है या फिर डीफॉस्फोराइलेशन है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है, एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा है, एक कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गया इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डी कार्बोक्सिलेशन। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। फिर बोला है विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के बारे में आपको स्टेटमेंट्स दी हैं, आपको बतानी है कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल। इसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, क्योंकि जो पहला जो कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होता है वो होता है सिट्रिक एसिड। द इंटरमीडिएट कंपाउंड दैट लिंक्स ग्लाइकोलिसिस विद क्रेब्स साइकिल इज मैलिक एसिड। जो इंटरमीडिएट कंपाउंड ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल के साथ में एसोसिएट करता है वो मैलिक एसिड है। मैंने अभी इसके बारे में बात की है। इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इट स्टार्ट्स विद 6 कार्बन कंपाउंड, ये भी एकदम करेक्ट है, 6 कार्बन कंपाउंड के साथ में ये स्टार्ट होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट ही आपसे पूछा है, जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है वो होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ क्रेब्स साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व्ड। इनमें से कौन से स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन होता है ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल। आइसोसिट्रिक एसिड जब ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड जब कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट होता है, सक्सेनिक एसिड जब फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, या फिर मैलिक एसिड जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, दैट इज ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड का कन्वर्जन जब कीटोग्लूटारिक एसिड में होता है तब एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से
रिलीज हो जाता है। फिर है द ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज द फॉर्मेशन ऑफ। ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो फॉर्मेशन है, इसका ओवरऑल गोल क्या होता है, ये तीनों साइकिल्स जो है ये क्यों चलते हैं। टू जनरेट एटीपी इन वन लार्ज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक लार्ज ऑक्सीडेशन रिएक्शन चलती है और उसमें हमें एटीपी का जनरेशन देखने को मिलता है। एटीपी का जनरेशन होता है लेकिन एक ही रिएक्शन में नहीं होता। शुगर्स का सिंथेसिस होता है यहाँ पर, नहीं होता। न्यूक्लिक एसिड्स भी नहीं। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है, दैट इज एटीपी इन स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट्स। तो आप लोग देखते हो कि यहाँ पर छोटे छोटे स्टेप्स में एटीपी का जनरेशन होता है। All enzymes of TCA cycle are located in mitochondrial matrix. ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के जितने भी इंजाइम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट वन विच इज लोकेटेड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। लेकिन एक है जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये आ गई हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। तो आपसे बोला है कि ये जो मैट्रिक्स रीजन है, सभी के सभी इंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ एक इंजाइम है जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के ऊपर, यूक्रियोट्स के केस में, और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है प्रोक्रियोट्स के केस में। ये एंजाइम कौन सा है? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस या फिर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, इसका नाम है सक्सिनेट। तो ये अपने आप को बहुत सक्सेसफुल मानता है क्योंकि ये बाकियों की तरह तैर नहीं रहा मैट्रिक्स में, ये बिल्कुल स्टेबल है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मजे से बैठा हुआ है, इसलिए ये अपने आप को सक्सेसफुल मानता है। तो इसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। फिर आगे बोला है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स नीडेड फॉर द कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए इज लोकेटेड इन। अभी मैंने आपको बताया था कि पायरुविक एसिड जो कि ग्लाइकोलिसिस से सिंथेसाइज हुआ, इसका कन्वर्जन होता है किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ जाता है? क्रेब्स साइकिल में। अब ये जो पायरुविक एसिड का कन्वर्जन है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होती है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स की। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये इंजाइम्स और कोफैक्टर से मिलकर बना होता है। आपसे पूछा ये कहाँ लोकेटेड होता है? ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट में, साइटोप्लाज्म में, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, दैट इज मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की इंटरमीडिएट कंपाउंड लिंकिंग ग्लाइकोलिसिस टू क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल से कौन लिंक करता है? NADH, ATP, एसिटाइल कोएंजाइम या फिर मैलिक एसिड। तो अभी हमने काफी डिस्कशन की इसके ऊपर, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट IgM ऑफ ह्यूमंस। IgM जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन है ह्यूमंस की, इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। इट प्रोटेक्ट्स म्यूकोसल सरफेस, ये म्यूकोसा के सरफेस को प्रोटेक्ट करती है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हाई एफिनिटी प्लाज्मा सेल्स, इसे प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। या फिर इट इज प्राइमली रिस्ट्रिक्टेड टू द सर्कुलेशन, ये सर्कुलेशन तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। IgM जो है ये पेंटामेरिक इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, पेंटामेरिक फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है और ये जो आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, और यहाँ पर प्रेजेंट होती है डी लूप। तो IgM जो है ये सर्कुलेशन में ही रिस्ट्रिक्टेड रहती है। इसके अलावा IgG जो है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, और IgA जो है ये हमारी सेक्रेशंस में प्रेजेंट होती है और ये म्यूकोसा के सरफेस में प्रेजेंट होती है। फिर है मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैच दिया हुआ है आपको करेक्ट ऑप्शंस के साथ में इन्हें लगाना है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, कीटोग्लूटारिक एसिड, हाइड्रोजन एक्सेप्टर, साइटोक्रोम से या फिर एसिटाइल कोएंजाइम है। तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम करती है, तो ए आ जाएगा आपका यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम कौन करता है? साइटोक्रोम सी करता है इन फोटोसिंथेसिस, तो बी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस किसके साथ में एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ में। ये पायरुवेट को कन्वर्ट करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, सी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन एसोसिएटेड है कीटोग्लूटारिक एसिड से। कीटोग्लूटारिक एसिड जो है यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन होती है और ये कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, तो डी ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। तो इनमें से आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बोला है इन विच रिएक्शन रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस परऑक्सीसोम्स आर इन्वॉल्व्ड। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कौन सी रिएक्शन में परऑक्सीसोम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है? ग्लाइकोलेट साइकिल, केल्विन साइकिल, फोटोसिंथेसिस इन एल्गी या फिर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल।
तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, दैट इज ग्लाइकोलेट साइकिल। ग्लाइकोलेट साइकिल में क्या होता है, ग्लाइकोलेट साइकिल में क्या होता है, ग्लाइकोलिक एसिड जो है ये प्रेजेंट है किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। अब ये जो ग्लाइकोलिक एसिड है ये चला जाता है पर ऑक्सीसोम में। पर ऑक्सीसोम में ये जो ग्लाइकोलिक एसिड है इसका कन्वर्जन होता है इनटू ग्लाइ ऑक्सलिक एसिड। फिर ये ग्लाइ ऑक्सलिक एसिड जो है ये कन्वर्ट होता है ग्लाइसिन में, और ये ग्लाइसिन चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन से फर्दर सेरीन बनता है और फर्दर ये साइकिल जो है चलता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, दैट इज ग्लाइकोलेट साइकिल। इसे हम कहेंगे ग्लाइकोलेट साइकिल, जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड का कन्वर्जन होता है इनटू ग्लाइ ऑक्सलिक एसिड। फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन ग्लाइकोलिसिस कैटलाइजेज अ रिएक्शन दैट इज एसेंशियली नॉन रिवर्सिबल। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो ग्लाइकोलिसिस की नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन को कैटलाइज करता है। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, कुछ रिएक्शंस रिवर्सिबल होती हैं लेकिन कुछ रिएक्शंस इरिवर्सिबल होती हैं। जैसे अगर मैं पहली रिएक्शन की बात करूं जहां पे ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व होता है हेक्सोकाइनेस। ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है, तो हेक्सोकाइनेस एक एंजाइम है जो कि इरिवर्सिबल रिएक्शन को कैटलाइज करता है, लेकिन इन ऑप्शंस में हेक्सोकाइनेस नहीं है। आगे देखेंगे। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है इसका कन्वर्जन होता है इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का जब कन्वर्जन होता है इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, इसे कैटलाइज करता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस एंजाइम, और ये भी इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस आपके ऑप्शंस में है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके अलावा एक और रिएक्शन है जो इरिवर्सिबल है, वो है 3 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड का सिंथेसिस, और इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है पायरुवेट काइनेस। तो ये तीन एंजाइम्स आपको याद रखने हैं, ये तीनों नॉन रिवर्सिबल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। फिर बोला है, ये क्वेश्चन आपका गलत टाइप हो गया यहाँ पर आपका क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड फ्रॉम मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बी सेल्स, मैक्रोफेजेस या फिर टी सेल्स। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज मैक्रोफेजेस। आपको याद रखना है एम फॉर मोनोसाइट्स, एम फॉर मैक्रोफेजेस, तो दोनों भाई भाई हैं। आगे है फ्लोराइड इज एन इनहिबिटर ऑफ ग्लाइकोलिसिस। फ्लोराइड जो है ये ग्लाइकोलिसिस का इनहिबिटर है। इट इनहिबिट्स द ग्लाइकोलिटिक एंजाइम। ये कौन से ग्लाइकोलिटिक एंजाइम को इनहिबिट करता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, ग्लूकोकाइनेस, एनोलेस या फिर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, दैट इज एनोलेस। फ्लोराइड जो है ये एनोलेस को इनहिबिट करता है। एनोलेस किस रिएक्शन को कैटालाइज करता है, 2 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड से जब बनता है 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है एनोलेस। तो फ्लोराइड जो है वो इस रिएक्शन को यहीं पर रोक देता है, जिसकी वजह से ग्लाइकोलिसिस आगे नहीं बढ़ सकता। Then the final electron acceptor in lactic acid fermentation is, lactic acid fermentation में final electron acceptor कौन होता है, NAD पॉजिटिव, पायरुवेट, ऑक्सीजन या फिर लैक्टिक एसिड। सीधा सीधा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। फिर बोला है ऑल द एंजाइम्स ऑफ टीसीए साइकिल आर लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक्सेप्ट। टीसीए साइकिल के सभी एंजाइम्स जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाए जाते हैं सिवाय एक के, वो कौन सा है, सिट्रेट सिंथेस, सिट्रेट सिंथेटेस, अल्फा कीटोग्लूटारिक डिहाइड्रोजनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस या फिर फ्यूमेरेस। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अभी मैंने बताया था ये बहुत सक्सेसफुल है, ये मेम्ब्रेन में ठाट से बैठा हुआ है। Next is the formation of high energy phosphate bonds in ATP requires a large amount of energy because ATP का जब फॉर्मेशन होता है इसमें हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे 3 फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, और ये जो बॉन्ड होती है इस बॉन्ड में बहुत सारी एनर्जी लगती है, इसलिए ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स इनको बोला जाता है। तो इन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन के लिए बहुत सारी एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्यों होता है, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। नहीं, कोवलेंट बॉन्ड्स में बहुत एनर्जी नहीं लगती, गलत ऑप्शन है। दे आर फॉर्म्ड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर बोला है कि ये जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होती है, लेकिन इस रिपल्सिव फोर्स के बावजूद इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम नेचुरली देखें, जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं उनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। तो जब भी कोई ऐसी चीज करवानी हो जो नेचुरल नहीं होती है तो उसमें एनर्जी लगती है। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है,
यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि ये जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फिर है दीज आर फॉर्म ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, तो इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होती, रिपल्शन होती है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ये भी गलत होगा। ईच रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड एन डेटाबेस में, अब ये डेटाबेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखने हैं। ईच रिकॉर्ड इन डेटाबेस इज कॉल्ड, डेटाबेस के अंदर जो डिफरेंट रिकॉर्ड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एंट्री, फाइल, रिकॉर्ड या फिर टिकट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, दैट इज एंट्री। फिर बोला है लिटरेचर डेटाबेस इंक्लूड्स, इनमें से कौन से डेटाबेसेस हैं जो लिटरेचर डेटाबेसेस हैं, यानी कि जहां पर आपको रिसर्च पेपर्स, रिव्यू पेपर्स देखने को मिलते हैं। मेडलाइन एंड पबमेड, मेडलाइन एंड पीडीबी, पबमेड एंड पीडीबी या फिर मेडलाइन एंड पीडीएस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है दे ए, दैट इज मेडलाइन एंड पबमेड। मेडलाइन और पबमेड दोनों के दोनों लिटरेचर रिलेटेड डेटाबेसेस हैं। फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस है? डीडीबीजे, ईएमबीएल, जेनबैंक या फिर पीआईआर। डीडीबीजे मतलब डीएनए डेटाबेस ऑफ जापान, ईएमबीएल मतलब यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज पीआईआर। पीआईआर जो है ये प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस होता है। पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर पीआईआर, आप लोग ऐसे याद रख सकते हो। फिर बोला है सेलुलर टोटिपोटेंसी वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, सेलुलर टोटिपोटेंसी का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? थियोडोर स्क्वान ने, एवी ल्यूवेनहुक ने, एफ सी स्टीवर्ट ने या फिर रॉबर्ट हुक ने। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज एफ सी स्टीवर्ट। फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोलाई मॉडल ऑर्गेनिज्म डेटाबेस, इनमें से कौन सा डेटाबेस है जो इकोलाई की मॉडल ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन को कैरी करता है? इकोजीन, इकोबेस, इकोसेक या फिर कॉलजीन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, दैट इज इको जी। आगे है फ्लाई बेसिस। फ्लाई बेस क्या है? बायोडाइवर्सिटी डेटाबेस, मॉडल ऑर्गेनिज्म डेटाबेस, लिटरेचर डेटाबेस या फिर बायो मॉलिक्यूलर डेटाबेस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज मॉडल ऑर्गेनिज्म डेटाबेस। आई थिंक ये ड्रोसोफिला से रिलेटेड डेटाबेस है। फिर बोला है अगार इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अगार जो है उसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? रेड एल्गी से, ब्लू ग्रीन एल्गी से, ब्राउन एल्गी से या फिर ग्रीन एल्गी से। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, दैट इज रेड एल्गी। रेड एल्गी से हम अगार को ऑब्टेन करते हैं। ये बेसिकली पॉलीसेकेराइड होता है विच इज मेड अप ऑफ गैलेक्टोस एंड सल्फेट। फिर बोला है दिस इज नॉट द बेसिक कंपोनेंट ऑफ कल्चर मीडिया फॉर प्लांट कल्टीवेशन, प्लांट कल्टीवेशन के लिए जो कल्चर मीडिया यूज किया जाता है इनमें से कौन सा उसमें यूज किए जाने वाला कंपोनेंट नहीं है? अमीनो एसिड्स, सुक्रोज, अ कंप्लीट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स या फिर सीरम एल्ब्यूमिन। तो अमीनो एसिड, सुक्रोज और सॉल्ट मिक्सचर तीनों को हम प्लांट सेल कल्चर में यूज करते हैं, लेकिन सीरम एल्ब्यूमिन को नहीं करते। सीरम एल्ब्यूमिन जो है इसे हम एनिमल सेल कल्चर के लिए यूज करते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप, इनमें से कौन सी क्रॉप जो है वो पहली ट्रांसजेनिक क्रॉप थी? फ्लैक्स, टोबैको, प्लास्टिक या फिर कॉटन। तो बहुत सारे बच्चे कॉटन कर लेते हैं बीटी कॉटन वाले कॉन्सेप्ट की वजह से, लेकिन आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज टोबैको। फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अगार इज इनकरेक्ट, अगार से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? रिमेन्स स्टेबल एट इंक्यूबेशन टेम्परेचर, ये इंक्यूबेशन टेम्परेचर पे जो कि बहुत हाई होता है उसमें भी स्टेबल रहती है। डज नॉट रिएक्ट विद मीडिया कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये मीडिया के जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके साथ में रिएक्ट नहीं करता। डज नॉट यूज इन माइक्रो प्रोपोगेशन वर्क, माइक्रो प्रोपोगेशन के काम में इसको यूज नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। तो ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। नॉट डाइजेस्टेड बाय प्लांट एंजाइम्स, तो ये भी सही बात है। फिर बोला है द टाइप ऑफ कल्चर विच इज प्रिपेयर्ड बाय इनोक्यूलेटिंग डायरेक्टली फ्रॉम द टिश्यू ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू कल्चर मीडिया, ऐसा कल्चर जिसमें हम किसी ऑर्गेनिज्म से सेल्स लेते हैं, मान लेते हैं ये ऑर्गेनिज्म है, इससे हमने सेल्स ले लिए और इन सेल्स को हमने डायरेक्टली इनोक्यूलेट कर दिया अपने कल्चर में, इसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सेल कल्चर, सेकेंडरी सेल कल्चर, सेल लाइन या फिर ट्रांसफॉर्म्ड सेल कल्चर। स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है कि ये प्राइमरी सेल कल्चर होगा जहां पे हम डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म से टिश्यू लेते हैं और उसे हम इनोक्यूलेट कर लेते हैं अपने मीडिया में। फिर है व्हाट इज सेल लाइन, सेल लाइन क्या होती है? मल्टीलेयर कल्चर, ट्रांसफॉर्म्ड कल्चर सेल, मल्टीपल ग्रोथ ऑफ सेल्स या फिर सब कल्चरिंग ऑफ प्राइमरी सेल्स। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज सब कल्चरिंग ऑफ प्राइमरी सेल्स। जो पहली सेल लाइन थी वो थी माउस
फिब्रोब्लास्ट की, ये भी आपको याद रखना है। तो जब हम प्राइमरी सेल्स से कल्चरिंग करते हैं उसे हम कहते हैं सेल लाइन। फिर बोला है नेम द सेल लाइन ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोनिक लंग। ह्यूमन एम्ब्रियोनिक लंग की जो सेल लाइन है वो कौन सी है? हेला, विश, एल या फिर MRC5। आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज MRC5। MRC5 जो है ये ह्यूमन लंग्स की सेल लाइन है। एल की अगर मैं बात करूं, ये कनेक्टिव टिश्यू सेल लाइन है। विश जो है ये एमनियन सेल लाइन है, ह्यूमन एमनियन सेल लाइन है। और हेला जो है ये ह्यूमन सर्वाइकल कार्सिनोमा सेल लाइन है। फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्रोथ मीडियम फॉर एनिमल सेल्स। जब हम एनिमल सेल्स को कल्चर करते हैं, एनिमल सेल कल्चर मीडिया में इनमें से कौन सा सब्सटेंस हम यूज नहीं करते? स्टार्च, सीरम, कार्बन सोर्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि स्टार्च को हम प्लांट्स के केस में यूज करते हैं, प्लांट सेल कल्चर के केस में यूज करते हैं, एनिमल सेल कल्चर के केस में नहीं करते। फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर फंक्शन ऑफ सीरम। इनमें से कौन सा सीरम का फंक्शन नहीं होता? प्रमोशन ऑफ ट्यूबर एंड बल्ब फॉर्मेशन, स्टिमुलेट सेल ग्रोथ, बिल्कुल करता है। इनहैंस सेल अटैचमेंट, बिल्कुल सेल अटैचमेंट के लिए सीरम जो है फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, ये भी करेक्ट है। तो ए ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ट्यूबर और बल्ब फॉर्मेशन जो है वो प्लांट सेल कल्चर का पार्ट है, और प्लांट सेल कल्चर में हम सीरम को यूज नहीं करते। आगे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्वांटिटेटिवली। इनमें से कौन से मेथड को यूज करके हम बैक्टीरिया के नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं? स्ट्रीक प्लेट मेथड, स्प्रेड प्लेट मेथड, पोर प्लेट मेथड या फिर बोथ बी एंड सी, यानी कि स्प्रेड प्लेट एंड पोर प्लेट। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, दैट इज स्प्रेड प्लेट मेथड एंड पोर प्लेट मेथड, क्योंकि इन दोनों मेथड्स में हाई डिग्री ऑफ डाइल्यूशन यूज किया जाता है, जिसकी वजह से हम बैक्टीरिया का नंबर काउंट कर सकते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू पिक सिंगल बैक्टीरिया फ्रॉम अ मिक्स्ड कल्चर। मिक्स्ड कल्चर से अगर हमें किसी सिंगल बैक्टीरिया को पिक करना है तो हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, कौन सा डिवाइस यूज करेंगे? माइक्रोस्कोप, माइक्रोपाइपेट, माइक्रोप्रोब या फिर माइक्रो मैनिपुलेटर। तो हम माइक्रो मैनिपुलेटर को यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, सेल मेम्ब्रेन आर सेमी फ्लूइड। सेल मेम्ब्रेन्स जो होती हैं इसके अकॉर्डिंग सेमी फ्लूइड होती हैं, जहाँ पे लिपिड्स और इंटेग्रल प्रोटीन्स जो है ये रैंडमली डिफ्यूज कर सकते हैं। रिसेंट ईयर्स में ये देखा गया है कि दिस मॉडल हैज बीन मॉडिफाइड इन सेवरल रिस्पेक्ट्स। इस मॉडल को अलग अलग रिस्पेक्ट्स में मॉडिफाई किया गया है। इस रिगार्ड में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है फॉर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? प्रोटीन्स इन सेल मेम्ब्रेन कैन ट्रेवल विद इन द लिपिड बाइलेयर। बिल्कुल सही बात है, प्रोटीन्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर में ट्रैवल कर सकती हैं। प्रोटीन्स कैन ऑल्सो अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स इन द लिपिड बाइलेयर। तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स जो है वो लिपिड मॉलिक्यूल्स शो करते हैं। लिपिड मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फ्लिपेस एंड फ्लॉपेस। लेकिन प्रोटीन्स ये मूवमेंट शो नहीं कर सकती हैं। प्रोटीन्स कैन रिमेन कन्फाइंड विद इन सर्टन डोमेन्स ऑफ द मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही बात है, प्रोटीन्स जो है वो कुछ डोमेन्स तक ही कन्फाइंड रहती हैं। मैनी प्रोटीन रिमेन कंप्लीटली इम्बेडेड विद इन द लिपिड बायलेयर। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो है वो एग्जाम्पल है इसकी, जो कि कंप्लीटली लिपिड बायलेयर में इम्बेडेड होती हैं। फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? दे डिवाइड इन सिंक्रोनी विद सेल साइकिल। जब सेल साइकिल में सेल डिवीजन होता है उसी के साथ सिंक्रोनाइज्ड मैनर में जो माइटोकॉन्ड्रियाज हैं वो भी डिवाइड करते हैं। दे कंटेन डीएनए, बिल्कुल सही बात है, डीएनए प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। इसको जस्टिफाई करती है एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी, जो कि बोलती है कि कुछ बैक्टीरिया थे जो सेल्स को इन्फेक्ट करते थे, लेटर ऑन ये जो बैक्टीरियाज हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो गई, तो इसलिए इनके पास अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। इनके अंदर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रोक्रियोटिक सेल्स के जैसे होते हैं। दे स्टोर एंड रिलीज केमिकल एनर्जी, ये एनर्जी को स्टोर करते हैं और रिलीज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। दे कंटेन क्रिस्टे, इनमें क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इनके अंदर हमें कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस जो है देखने को मिलती हैं जिनको हम कहते हैं क्रिस्टे। तो आपका ए ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेल साइकिल के साथ में सेल साइकिल के साथ सिंक्रोनसली माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड नहीं करते, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इंडिपेंडेंटली डिवाइड करते हैं।
फिर है न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ, न्यूक्लियोलस जो है वो किसकी सिंथेसिस की साइट है, राइबोसोम्स, एमआरएनए, टीआरएनए या फिर डीएनए। तो न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम्स के लिए साइट ऑफ सिंथेसिस है। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आपको कुछ सेल ऑर्गेनल्स दिए हैं जिन्हें आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में मैच करना है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्टैक ऑफ क्रिस्टे, स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स, फोटो रेस्पिरेशन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के साथ में एसोसिएटेड है, आपका ए ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। फिर है स्फेरोजोम, स्फेरोजोम का काम होता है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स में, तो बी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। डिक्टियोजोम्स कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, डिक्टियोजोम्स जो है ये चला जाएगा स्टैक ऑफ क्रिस्टे के साथ में। पर ऑक्सीजोम्स कहाँ जाएंगे, पर ऑक्सीजोम एसोसिएटेड है फोटो रेस्पिरेशन के साथ में, तो डी ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। एंड इलायोप्लास्ट की अगर मैं बात करूँ तो इलायोप्लास्ट ऑयल्स और फैट्स को स्टोर करने में के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एलीलिक वेरिएशंस इज, एलील्स के अंदर जो वेरिएशंस आते हैं उनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन या फिर ड्रिफ्ट। तो एलीलिक वेरिएशन के लिए म्यूटेशंस रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इन केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिसेंबल्स, कोडोमिनेंस के केस में जो F1 जनरेशन होती है वो किसके जैसी होती है, डोमिनेंट पेरेंट, रिसेसिव पेरेंट, बोथ पेरेंट्स या फिर नन ऑफ द पेरेंट्स। अगर मैं कोडोमिनेंस की बात करूं तो कोडोमिनेंस की एग्जांपल होती है हमारे ब्लड ग्रुप्स, जैसे मान लो कि जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव और जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव। अब इस केस में क्या होगा, जो हमारी F1 जनरेशन है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव नहीं होगा, बल्कि उसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी पॉजिटिव। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर मदर का जो जीन था और जो फादर का जीन था, यानी कि आई ए और आई बी दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो जो F1 जनरेशन है उसका जीनोटाइप होगा आई ए आई बी, इसलिए जो ब्लड ग्रुप है वो है ए बी। तो ये एग्जाम्पल होती है कोडोमिनेंस की, क्योंकि यहाँ पे दोनों पेरेंट्स की जीन डोमिनेंट है, इसलिए इसे हम कहते हैं कोडोमिनेंस। इसके अलावा एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, मदर और फादर दोनों का ही जो जीन है वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं होता, यानी कि कोई भी पूरे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। मान लेते हैं ये हमारे पास व्हाइट फ्लावर और ये हमारे पास रेड फ्लावर, तो जो F1 जनरेशन होगी उसमें हमें देखने को मिलेंगे पिंक फ्लावर, क्योंकि ना तो व्हाइट ने पूरी तरह से एक्सप्रेस किया ना रेड ने पूरी तरह से एक्सप्रेस किया, तो जो फ्लावर्स हैं वो पिंक हैं, इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो को डोमिनेंस के केस में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किसके जैसे होते हैं, दोनों पेरेंट्स के जैसे, जैसे यहाँ पर ए भी है और बी भी है। फिर बोला है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड फॉर, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम एंटीबायोटिक्स को क्यों यूज करते हैं, टू सेलेक्ट हेल्दी वेक्टर्स को सेलेक्ट करने के लिए, एज सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, एज अ सीक्वेंस जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, ये तो बिल्कुल बेसलेस बात है। टू कीप द कल्चर्स फ्री ऑफ इन्फेक्शन, कल्चर्स को इन्फेक्शन से फ्री रखने के लिए, तो ये भी नहीं है। एज सेलेक्टेबल मार्कर्स, सेलेक्टेबल मार्कर्स के तौर पर हम एंटीबायोटिक्स को यूज करते हैं जो कि किसी सब्सटेंस की प्रेजेंस या एब्सेंस हमको बताती है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर है हु डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को किसने डिस्कवर किया था, बर्ग ने, स्मिथ एंड नाथन्स ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या फिर नन ऑफ द अबव। सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी, दैट इज स्मिथ एंड नाथन्स, इन्होंने मिलकर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को डिस्कवर किया था। फिर है इंटरफेरॉन्स आर, इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, साइटोकाइन बैरियर्स हैं, फिजिकल बैरियर्स हैं, सेलुलर बैरियर्स हैं या फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं। तो इंटरफेरॉन्स जो है ये बहुत बार आप लोग पढ़ते हो, इंटरफेरॉन्स जो है ये साइटोकाइंस के साथ में एसोसिएटेड होते हैं, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, इंटरफेरॉन्स जो है ये साइटोकाइन बैरियर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की वीडियो में हम लोग ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं गए हैं क्योंकि अब एग्जाम में सिर्फ एक ही दिन बचा है, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोगों ने अब तक बहुत सारी चीजें पढ़ ली होंगी, और ज्यादा एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी जिसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है पीसीआर एंड आरएफएलपी आर मेथड्स फॉर, आरएफएलपी होता है रिस्ट्रिक्शन, फ्रैगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये दोनों मेथड्स जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए यूज किए जाते हैं, एंजाइम्स को स्टडी करने के लिए यूज किए जाते हैं या फिर बोथ ए एंड बी। तो पीसीआर और आरएफएलपी जो है ये जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। पीसीआर क्यों यूज किया जाता है, किसी जीन को एम्पलीफाई करने के लिए, आरएफएलपी आइडेंटिफिकेशन के लिए। फिर है एन एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए यूजिंग द सदर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग की टेक्निक यूज करके जब हम
डीएनए को एनालाइज करते हैं, इस टेक्निक में किसका यूज नहीं किया जाता? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, ब्लॉटिंग का, इलेक्ट्रोफोरेसिस का या फिर ऑटो रेडियोग्राफी का। तो साउदर्न ब्लॉटिंग में पीसीआर का यूज नहीं किया जाता है। साउदर्न ब्लॉटिंग में क्या किया जाता है? सबसे पहले डीएनए डाइजेशन करवाया जाता है। डीएनए डाइजेशन के बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके बाद ब्लॉटिंग की जाती है ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर, उसके बाद प्रोब लेवलिंग की जाती है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के लिए इसे छोड़ दिया जाता है और फिर वॉश किया जाता है, और उसके बाद डिटेक्शन। तो ये स्टेप्स होते हैं सदर्न ब्लॉटिंग के। यहाँ पर पीसीआर कहीं पर भी नहीं देखा जा रहा है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर कैटेलाइज्ड बाय टैक पॉलीमरेज इन पीसीआर रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम टैक पॉलीमरेज को यूज करते हैं। ये किस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है? टैक पॉलीमरेज जो है ये थर्मस एक्विटिकस नाम के एक ऑर्गेनिज्म से डिराइव किया जाने वाला पॉलीमरेज है। ये थर्मली स्टेबल होता है, हाई टेम्परेचर पर भी ये स्टेबल रहता है, इसलिए इसे हम पीसीआर में यूज करते हैं। एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर एंड ऑन द टेम्पलेट डीएनए, प्राइमर एंड को एक्सटेंड करने के लिए डीएनए टेम्पलेट के ऊपर इसको यूज करते हैं। ऑल ऑफ अबव, एनीलिंग ऑफ प्राइमर्स टू टेम्पलेट डीएनए, डीनेचुरेशन ऑफ टेम्पलेट डीएनए। तो पॉलीमरेज है तो इसका काम ही क्या होगा? प्राइमर को एक्सटेंड करना टेम्पलेट डीएनए के ऊपर। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। दिस इज कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन। फिर बोला है द बेसिस फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए क्या बेसिस होता है? आरएफएलपी, फिनोटिपिक डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोन्ड डीएनए या फिर नॉलेज ऑफ ह्यूमन कैरियोटाइप। अभी मैंने बताया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो आरएफएलपी से एसोसिएटेड है, दैट इज रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। फिर बोला है सैटेलाइट डीएनए इज यूजफुल टूल इन। सैटेलाइट डीएनए जो है वो किस चीज के लिए एक यूजफुल टूल की तरह काम करता है? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, सेक्स डिटर्मिनेशन में, फोरेंसिक साइंस में या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन। सैटेलाइट डीएनए जो है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टूल की तरह काम करता है। फिर है डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज। ऐसा डीएनए या आरएनए का सेगमेंट जिसको हमने एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ में टैग कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेक्टर, प्रोब, क्लोन या फिर प्लाज्मिड। तो इसे हम कहते हैं प्रोब, जो कि डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ये जो प्रोब है ये रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ में लेबल्ड है। ये जो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है ये फ्लोरेसेंस शो करता है और हम डिटेक्ट कर सकते हैं जो भी चीज हमें डिटेक्ट करनी है। जैसे हमारा जो डीएनए है, आरएनए है, वो कहाँ पर है उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इनमें से कौन सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है? अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कौन से होते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस ऐसे डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जैसे ये दो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, तो इस सीक्वेंस को हम यहाँ से पढ़ें और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसे हम यहाँ से पढ़ें तो सीक्वेंस जो है वो सेम ही होगा। ऐसे सीक्वेंसेस को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। तो इनमें से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन सा होगा? सी सी ए ए टी जी, सी सी ए ए टी जी होना चाहिए था, ये नहीं है। फिर है सी ए टी टी ए जी, इसको उल्टा पढ़ेंगे सी ए ए टी, ये भी नहीं है। जी ए टी ए सी सी, जी ए आ गया, ये भी नहीं है। जी ए टी टी सी, जी ए टी टी सी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। मान लो ये अगर यहाँ पर है जी ए टी टी सी, तो सी की कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? जी होगा। टी की कॉम्प्लीमेंट्री ए, टी की कॉम्प्लीमेंट्री ए का टी, ए का टी, जी का सी। तो ये क्या हो गए? एक दूसरे के उल्टे सीक्वेंसेस हैं। इसे हम यहाँ से पढ़ रहे हैं और इसे यहाँ से पढ़ रहे हैं, तो सेम सीक्वेंस है। ऐसे सीक्वेंसेस को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये थे आपके आज के 80 क्वेश्चंस। मुझे बताना कि आपके आउट ऑफ 80 कितना स्कोर हुआ। सो आपके एग्जाम के लिए एक ही दिन बचा है। ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी कोशिश थी कि मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं। अब आप लोगों की कितनी हेल्प हो पाई है वो तो मैं नहीं जानती हूँ, बट आई होप आप सब लोग अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करो, आप सबका अच्छा स्कोर आए। सो केवीएस पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज की ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीडियो रहेगी। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प यू एंड मेक अ डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।